मौसा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मौसी को पता है कि आप इतने जनों के मौसा जी हो? मौसी को कुछ बातें पता है, कुछ बातें नहीं पता। सारी बातें तो बता नहीं सकते ना। कोई बात ये है। आपको नहीं लगता कि जो हमारी टूरिज्म बोर्ड्स हैं, इंटरनेशनल हो या एयरलाइंस हो, मतलब डीएमसीज व्हाटएवर जो भी हम यूज़ करें, वो लोग जब अपनी वर्कशॉप्स करते हैं वो जस्टिफाई नहीं करते जो लोग वहाँ जाते हैं? ये सवाल ना थोड़ा दो धारी तलवार वाला सवाल है। हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं कि चलो इसने बुलाया, मैं चला गया, मैंने लंच कर लिया, डिनर कर लिया, शराब पी ली। उस सिनेरियो से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी लाइन बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कारिणी न मनोरथ है, नहीं सुप्तस्य सिंहे प्रविशन्ति मुखे मृगाश्चरन्ति। अर्थात कोई भी काम बिना परिश्रम के सिद्ध नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी कि मोर रिस्क एंड मोर प्रॉफिट। सर जिगरा होता है हमारे पास। इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो मैं पुरानी दिल्ली से बिलोंग करता हूं। तो जहां हम बचपन से सीखते हैं, रिस्क लेते हुए हैं, जैसे शिव खेड़ा बोलते हैं कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। जे बात मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। वेलकम बैक टू द मुसाफिर पॉडकास्ट। हेलो मुसाफिरों, दिस इज मी टिम्पल अरोरा और आज हमारे साथ बहुत ही सीनियर पर्सनालिटी आके बैठे हुए हैं। मौसा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला। ये हमारे प्रिय दिनेश जी हैं, जिनको हम प्यार से मौसा जी बुलाते हैं। ये क्यों शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, ये दिनेश जी बताएंगे। दिनेश जी पहले तो आप बताइए, ये नाम कैसे पड़ गया आपका? तो बात ये है कि एक बार हम ईटा के साथ एक फैम में गए और वहाँ फैम में एक छोटी लड़की ट्रैवल एजेंट थी, वो भी आई हुई थी। तो शी वाज आस्किंग फॉर सम हेल्प। तो उस हेल्प को करते हुए जब मैं इसकी हेल्प कर रहा था तो हमारे एक बहुत ही प्रिय मित्र हैं, आरुष। अब आरुष नाम एक ऐसा नाम है हमारी इंडस्ट्री में कि सब जानते हैं उसको। शाम को 4 बजे के बाद उनसे कोई फोन पे बात नहीं करता, क्योंकि वो फिर दूसरे ही रंग में चले जाते हैं। वो आए और उन्होंने बोला, अबे तुम क्या मौसा जी लगे हो? तो बस उसमें बहुत सारे लोग खड़े थे, डिम्पल भी वहीं खड़ी थी। फट से डिम्पल ने पकड़ लिया और उसी दिन से मेरा नाम मौसा जी के नाम से फेमस हो गया ट्रैवल ट्रेड में। तो अब ऐसा है कि जब किसी को अब हेल्प चाहिए होती है तो हम इनको दिनेश सर नहीं, हम बोलते हैं मौसा जी प्लीज। मौसी को पता है कि आप इतने जनों के मौसा जी हो? मौसी को कुछ बातें पता है, कुछ बातें नहीं पता। सारी बातें तो बता नहीं सकते ना। कोई बात ये है। सही। अब मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई आज इंडस्ट्री में मुझे इतने टाइम हो गया काम करते हुए। सब बच्चे हैं तो मौसा जी बोले, मामा जी बोले, चाचा जी बोले, कोई बात नहीं, बड़े तो बड़े हैं, बड़े ही रहेंगे। सही बात। इज्जत तो मिल रही है ना कम से कम। करेक्ट करेक्ट, ये सबसे बड़ी होती है रिस्पेक्ट। अब वो हमें भी पता है कि हम जिन्हें ये बोल रहे हैं उनके मुंह से जब बेटा निकल रहा है, वो किस व्यू पॉइंट से निकल रहा है, वो बहुत बड़ी बात बिल्कुल होती है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक तो बात है। मेरे को पता है दिनेश जी से हम मस्ती मजाक कर लेते हैं, ठीक है, सीनियरिटी अपनी जगह होती है, वो हम इज्जत प्रदान करते रहते हैं टाइम टाइम पर। तो दिनेश जी, आपको इतना वक्त हो गया इंडस्ट्री में, मुझे लगता है कि जब आपने ये काम स्टार्ट किया होगा तब वो एक कागज के पन्ने पे टिकट बनती थी। तो वो कागज के पन्ने से आपको कितना प्यार था और आज जो बदलाव आया उससे कितना प्यार है आपको? बिल्कुल ठीक पूछा आपने। जब मैंने इस ट्रैवल ट्रेड को ज्वाइन किया था 1994 में। मैं 1 साल की थी तब। तो 1 जून 1994 को मैंने ज्वाइन किया था ट्रैवल ट्रेड। मेरी कंपनी थी जनता ट्रैवल्स। वो जीएसए थे एयर इंडिया के, पूरे नॉर्दर्न इंडिया के लिए। तो वहां पर मैंने ज्वाइन किया था और ट्रैवल ट्रेड को ज्वाइन करना भी मेरे लिए एक एक्सीडेंटल था। तो आई वाज डूइंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया, बेसिक कोबोल DBase 3 उस टाइम पे ये लैंग्वेज चलती थी, मैंने उसमें काम किया। मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करता था। मेरे एक दोस्त जो उसी कंपनी में काम करते थे, उन्होंने कहा कि यार मैंने ये कंपनी छोड़ दी है एंड दोज पीपल आर लुकिंग फॉर ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट गाय। तो अगर आप करना चाहते हो, मैं इंटरव्यू देने के बाद मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ से मुझे टिकट के बारे में पता लगा। उससे पहले मैं नहीं जानता था कि ट्रैवल का काम कैसे होता है, टिकट कैसे बनती है, क्या रूटिंग होती है, मुझे कुछ नहीं पता था। कोई मैंने फॉर्मल कोर्स नहीं किया, बट था कि कुछ ना कुछ तो करना है। जब हमने वहाँ ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया, तो धीरे धीरे चीज़ों का पता चलता रहा।
उस टाइम पे क्या होता था कि पेपर टिकट बनती थी, 2 कूपन टिकट, 4 कूपन टिकट, मीन्स 2 कूपन का मतलब हुआ कि दिल्ली बॉम्बे, बॉम्बे दिल्ली अगर आप जा रहे हो तो ये 2 कूपन टिकट हो गई। 4 कूपन मीन्स कि आप दिल्ली बॉम्बे लंदन दिल्ली, तो ये 4 कूपन हो गए जब हम उस टिकट को बनाते थे। और वो एक बड़ा सुकून भरा टाइम होता था कि पेपर टिकट लाया, लिखा, कुछ भी लिख के दे दिया और वो एक्सेप्ट भी हो जाता था। क्योंकि क्या तब वो एयरलाइंस के कोड तब भी होते थे जो आज हम लिखते हैं DEL डेल, तब भी ऐसा ही होता था? एयरलाइन के कोड तो हमेशा से रहते, जैसे भी कोई सिटी डेवलप होती है, कोई एयरलाइन डेवलप होती है, तो एज पर आईएटा रूल्स हमें उस एक सिटी का कोड होता है, वो हमें एयरपोर्ट कोड बनाना पड़ता है और एयरलाइन का भी एक कोड बनाना पड़ता है। एयरलाइन के 2 कोड होते हैं, एक न्यूमेरिक कोड होता है और एक 2 लेटर कोड होता है। जैसे एयर इंडिया की मैं बात करूं तो न्यूमेरिक कोड इज 098 एंड 2 लेटर कोड इज AI। AI। तो उस टाइम पे भी ऐसे ही कोड होते थे। सर इसी AI ने धर लिया अब। सी ये एक अनफॉर्चुनेट है कि एक AI से एक ऐसा इंसिडेंस हो गया। मैं जो भी हमारे जो उसमें पैसेंजर थे, जो भी यात्री थे और जो बेचारे बच्चे थे वहाँ पे, उन सब के लिए बहुत ही एक दुखद हादसा हुआ। हम उनके लिए चाहते हैं कि भगवान उन सबको उनकी आत्मा को शांति दे, बट ये अनफॉर्चुनेट है। और वैसे भी देखिए एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकते हैं। मेरा मानना है कि जब भी हम हवाई ट्रैवल करते हैं तो जब हम कुर्सी की पेटी बांध लेते हैं अपनी और उसके बाद जब कुर्सी की पेटी जमीन पे आके, धरातल पे आके खोलते हैं, तो मैं इसको हमेशा एक पुनर्जन्म मानता हूँ। क्योंकि जैसे हमने पेटी बांधी तो हम हवा में हैं और हवा में कभी भी कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो एयर इंडिया, ब्रिटिश एयरवेज हो, एमिरेट्स हो, कोई सी भी एयरलाइन हो, तो एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है। ओके तो ये जो टिकट्स आपने बनाई थी, तो उस वक्त में टिकट्स के लिए कैसे होता था कि क्लाइंट आपके पास आते थे या आप लोग उनको टिकट देने जाते थे? कैसे होता? टिकट बनती कहाँ से थी? आप एयरलाइन के ऑफिसेज जाते थे या अपने पास से कुछ लिख के दे देते थे? तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि उस जमाने में बहुत ज्यादा कोई प्रचार नहीं होता था। 1994 में हवाई जहाज में ट्रैवल करने वाले भी जो यात्री थे उनकी संख्या भी बहुत ही कम हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम पे अगर हवाई जहाज में ट्रैवल करना एक लेजर माना जाता था कि एक लग्जरी है ये। और आज तो एक बिल्कुल आम है। अगर आप देखो तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हवाई चप्पल से हवाई यात्रा तक का हम सफ़र पूरा कराएंगे। तो आज मेरा बिहार का मजदूर भी है, उसे अब जब घर जाना होता है वो 2 दिन के लिए ट्रेन में नहीं जाता, वो भी हवाई जहाज में जाता है। 3,000 की 4,000 रुपये की टिकट लेता है, पटना जाता है, कहता है उतना पैसा तो मैं आके कमा लूंगा जो मैं टाइम वेस्ट करूंगा। तो उस समय क्या होता था कि हम क्योंकि ट्रैवल एजेंट का काम करते थे, ट्रैवल एजेंट हमसे संपर्क करते थे टिकट बनाने के लिए। और कोई ऑनलाइन मोड तो था नहीं, ना ईमेल होती थी, ना व्हाट्सएप होता था, ना कोई मैसेज करने का तरीका होता था। लैंडलाइन फोन हुआ करते थे और एक एक्सो काटा करते थे जिसको बोलते थे हम एक्सचेंज ऑर्डर। वो एक एक्सचेंज ऑर्डर को एक्सो काट के उनका एक फील्ड वाला स्टाफ होता था, वो लेके आता था हमारे ऑफिस में और हमें एयरलाइन एक टिकट स्टॉक प्रोवाइड करती थी। ये 2 कूपन 4 कूपन का टिकट स्टॉक प्रोवाइड करती थी। वो हम उसको सिस्टमेटिकली रजिस्टर में एंट्री करके रखते थे और हाथ से टिकट बनाया करते थे और उस एक्सचेंज ऑर्डर के अगेंस्ट में हम उस पैसेंजर की टिकट बना के दिया करते थे। ये तरीका था। आज तो सिनेरियो बिल्कुल ही बदल गया है। 1 click and you have your ticket. यस एंड अपार्ट फ्रॉम देम उस टाइम पे कमाइयां भी बहुत अच्छी थी। आईटा 9% कमीशन देता था। आज 9 से 7, 7 से 5, 5 से 3, 3 से 1 और अब 0% पे आ चुके हैं। तो वही मेरा अगला क्वेश्चन आपसे कि ये जो एयरलाइंस की कमीशन सब कट हुई हैं, तो क्या फ्यूचर देख रहे हो आप इस टिकटिंग में अब फॉर अ ट्रैवल एजेंट? ये बड़ा ही एक विकट सवाल है और ये हमारे सारे जितने भी ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट हैं उनके लिए एक बहुत ही एक मैसिव क्वेश्चन है, एक ज़रूरी क्वेश्चन है कि हम आज से आगे आने वाले कुछ टाइम में हम कहाँ देखते हैं अपने आप को। जिस तरह से कमीशन कम होती जा रही है, काम कम होता जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी होती जा रही है, जीएसटी आने के बाद से पैसेंजर को उसकी टिकट की कॉपी पहुंच जाती है, तो जो कमाई का जरिया था, जो हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम था, वो धीरे 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 बिल्कुल रिड्यूस होता जा रहा है। इन सर्टेन केसेस तो हमको कई बार माइनस में काम करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि आगे धीरे धीरे आगे आने वाले सालों में तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट से टिकट लेना करेगा, बहुत ही लिमिटेड दायरा हो जाएगा इसका। मुझे लगता है कि ऑनलाइन अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कार्ड्स के इतने ऑप्शंस आ जाते हैं, डिस्काउंट कूपन्स मिल जाते हैं, वो हमारे पास तो होते नहीं है, तो क्लाइंट्स हमारे पास आएंगे क्यों? तो एयरलाइंस को कभी आपने इस बारे में, क्योंकि नाउ यू आर ऑन अ सीट, तो क्या आपने कभी सोचा कि एयरलाइंस को इस बारे में कुछ करना चाहिए?
इसके लिए तो मेरे जो प्रीडिसेसर्स थे, जो हमारे पूर्व अधिकारीगण थे, उन सब ने भी एयरलाइन को हमने एक ज्ञापन दिया, उनको मेमोरेंडम दिया और उनसे हमेशा ही इस बात की कि एटलीस्ट जो ट्रैवल एजेंट की कमीशन है, जो उसका जो राइट है, वो तो उसको मिलना ही चाहिए। परंतु एयरलाइंस को लगता है कि शायद बिना कमीशन दिए भी जब इतना काम हो रहा है, इतना पोटेंशियल है, उनको लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। 140 करोड़ की जो आबादी है, उसमें से अभी तो सिर्फ 7 से 8% लोग ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको बहुत पोटेंशियल दिखती है। और इतनी कमीशन कम होने के बावजूद भी हम ट्रैवल एजेंट सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि शायद इनको कमीशन की ज़रूरत ही नहीं है। सर जिगरा होता है हमारे पास। इसमें तो कोई शक नहीं है, जिगरा तो बहुत है, बहुत है। इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल। वैसे भी मतलब मैं अपनी बात करूं तो मैं पुरानी दिल्ली से बिलोंग करता हूं, तो जहां हम बचपन से सीखते हैं, रिस्क लेते हुए आए हैं कि बिल्कुल। मोर रिस्क एंड मोर प्रॉफिट। आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इन इकोनॉमिक्स आई लर्न मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, नो पेन नो गेन। सो ट्रू। तो ये जो टिकट्स की आप बात कर रहे हो, इसमें और आज की दुनिया में बहुत चेंज आया है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो उस टाइम आपको उस चीज में बहुत खुशी मिलती थी और आज वो आपको लगता है कि काश वो चीज होती? वो जो हम सबसे ज्यादा मिस करते हैं ना, वो मस्ती। 6 बजे के बाद ऑफिस से बाहर निकले, काम खत्म, हमें नहीं पता क्लाइंट को फ्लाइट मिली या नहीं मिली, उसको होटल मिला या नहीं मिला। अगले दिन सुबह जब ऑफिस जाएंगे, दफ्तर जाएंगे, तभी पता लगेगा, क्योंकि लैंडलाइन फोन होते थे, हाँ। घर का नंबर किसी को देते नहीं थे, मोबाइल तो है नहीं। अभी तो क्या है, वी आर 24/7 ऑन टोज। कस्टमर रात को 2:30 बजे भी कस्टमर कॉल कर देता है ट्रू। तो मुझे एयरपोर्ट पे बोर्डिंग नहीं मिल रहा। अरे भाई, हमने टिकट बनाया, बोर्डिंग मिल जाएगा, एयरलाइन से प्रॉब्लम है, मुझे सीट नहीं मिली। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मैं फ्लाइट में गया, मुझे खाना नहीं मिला। अरे भाई, फ्लाइट पर्सन से मांग लो, खाना मिल जाएगा, आपका बुक किया है। मेरे रूम में तौलिया नहीं है, मेरे रूम में गर्म पानी नहीं आ रहा। इस इस बात पे मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। हाँ। ऐसे लोग जिनके घर में, शायद वो अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपनी जो कर्टेन एंड बेडशीट होती है वो शायद एक हफ्ते में ना बदलते हैं, होटल में उनको बिल्कुल वाइट और बिल्कुल स्पॉटलेस चाहिए। डिमांडी, वी आर इंडियन, वी आर डिमांडी। अगर मैंने पैसे दी थी किसी चीज के, तो फिर तो मेरी डिमांड है, मुझे चाहिए। लिया ना, यस, खरीद लिया। वो एटीट्यूड बहुत गलत है, हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए वो एटीट्यूड। ये तो हो गया जो आप मिस कर रहे हो, और ऐसी कौन सी चीज है जिसकी आपको खुशी है? खुशी तो अब यही है इस टाइम पे कि सब कुछ इंटरनेट पे 1 क्लिक पे काम हो जाता है। अगर मैं मान लो ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं बाहर हैं, तो वी आर इन टच विद अवर कस्टमर। हम एयरलाइन की टिकट रिट्रीव कर सकते हैं, टिकट बना सकते हैं, होटल वाउचर देख सकते हैं। इवन वी कैन व्यू द होटल बाय वीडियो कॉल एंड अदर थिंग्स। तो ये चीज़ों की सुविधाएं तो हो ही गई हैं अब। तो सर अब आते हैं आपकी नई नई जर्नी जो स्टार्ट हुई है उस पे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले यहाँ आप कैसे पहुंचे वो हम जानना चाहेंगे। ये भी एक लंबी कहानी है। मैंने आपको बताया ना, जैसे कि मैंने ट्रैवल ट्रेड ज्वाइन किया, वो एक एक्सीडेंटली ज्वाइन किया था। आई वाज इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिर मैंने ट्रैवल ट्रेड ज्वाइन किया, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट तो था कि जो काम करना है वो अच्छे से मेहनत और लगन से करना है। क्योंकि मैंने एक ही चीज़ सीखी है, जैसे आपने सुना होगा ना, विद्या बालन की एक पिक्चर आई थी, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो वैसे ही है, अगर आपको कोई भी काम करना है, आपको मेहनत और लगन से काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी लाइन बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कारिणी न मनोरथ है, नहीं सुप्तस्य सिंहे प्रविशन्ति मुखे मृगाश्चरन्ति। अर्थात कोई भी काम बिना परिश्रम के सिद्ध नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और डिलीजेंटली करनी पड़ेगी। तो वही बस मैंने किया, और कुछ अलग नहीं किया। जैसे शिव खेड़ा बोलते हैं कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। दैट्स द थिंग। जय बात। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। सही बात है, यही है दिनेश जी असली, अभी निकल निकल के आएंगे। तो अच्छा दिनेश जी, आप क्योंकि इस टाइम जिस राह पे आप चल रहे हैं, आप अपने लिए फॉर दिनेश कुमार क्या 3 वर्ड्स यूज करना चाहोगे अपने लिए? मेरे लिए क्या 3 वर्ड है? मेरा तो काम सिर्फ एक ही है, दुनिया की जो समस्या है ना, वो मेरे को सॉल्व करनी पड़ती है। किसी को कुछ भी इशू होता है, फाइनेंस से, रिजर्वेशन से, एयरलाइन से, एसोसिएशन से, एक ही नाम, दिनेश जी को कॉल कर लो। वही, किसी को एसोसिएशन में चाहिए, दिनेश जी को कॉल कर लो, किसी को एयरलाइन का कोई कॉन्टैक्ट चाहिए, दिनेश जी को कॉल कर लो। तो बेसिकली मैं उनको प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूँ, सोल्यूशन
एंड सिंप्लीफिकेशन, और यही कह सकता हूँ। सॉल्यूशन, सर्विस एंड परफेक्शन। हाँ, तो उसमें बस 3 ही चीजें हैं मेरे पास, सोल्यूशन, सर्विस एंड परफेक्शन। राइट। सो ये 3 चीजें हमारी आज तक चलती हैं और चलती रहेंगी क्योंकि हम हैं ही सर्विस वाली चीजों में। तो दिनेश जी, अब आते हैं आपके प्रेजेंट टाइम पे। तो इसमें जो अभी अभी हाल ही में आप चैप्टर चेयरमैन बने हैं टाफी के, उसके लिए मुबारक हो। थैंक यू वेरी मैं मच। आपको पर्सनली नहीं बोल पाई थी तो अब बोल देती हूँ। It's all right. Thank you very much. All the blessings of you guys. So I, got this opportunity to serve as a travel taffy chairman. परफेक्ट। तो अच्छा सर, आप इतने सारे एसोसिएशन का पार्ट रह चुके हैं, तो क्या डिफरेंट है टाफी में जो आपने इसे एज अ चैप्टर चेयरमैन अब ज्वाइन किया है या आपको जो चूज किया गया है लोगों के द्वारा, तो उसमें आप क्या खास चीज देख रहे हैं टाफी में अब? वैसे तो हमारे ट्रैवल ट्रेड में एसोसिएशन बहुत सारी हैं। अगर आप देखो तो कोई भी एक एसोसिएशन से चेयरमैन जब रिटायर होता है तो उसे लगता है मेरी तो कुर्सी चली गई, तो एक नई एसोसिएशन बना लेता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा बहुत सारी नई एसोसिएशन बनती जा रही हैं। लेकिन जो एसोसिएशन है उसका जो प्राइम काम है, जो उसका मेन काम है, वो जो उनके मेंबर्स हैं, जो एजेंट हैं, उनके लिए काम करना। तो मुझे लगता है कि टाफी एक ऐसी एसोसिएशन है जो ट्रैवल एजेंट्स के लिए काम करती है। मोस्टली टाई एंड टाफी जो आईटा एजेंट्स के लिए काम करती है, हमने अब एयरलाइंस के साथ एजेंट के अधिकार की लड़ाई लड़ी। हमारे जो प्रीडिसेसर्स रहे उन्होंने बहुत इसके ऊपर मेहनत की, उन्होंने बहुत काम किया, बहुत लड़ाई लड़ी। अब वो कह सकते हैं कि सफलता नहीं मिली इनको कि एयरलाइन ने कमीशन 0 कर दी, उसमें कोई इतना बहुत बड़ा रोल तो होता नहीं है, लेकिन हम किसी भी मैटर को परस्यू तो कर ही सकते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है कि एसोसिएशन एक इंटरेक्टिव होनी चाहिए। इट शुड बी ए 2-वे कम्युनिकेशन, शुड बी ए डायलॉग बेसिस, नॉट द मोनोलॉग। पता लगा कि सिर्फ जो एसोसिएशन पे अगर आपने कोई पोजीशन अचीव कर ली, उसके बाद सिर्फ आप अपने हित के बारे में बात करोगे, अपने ही सोचोगे, तो कुछ चल नहीं पाएगा। आप एजेंट को साथ लेके चलो, उनकी जो समस्याएं, आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं होता। आप सरकार को एटलीस्ट इंफॉर्मेशन तो दे सकते हो, जिसको हम बोलते हैं कि आप एक गिलहरी प्रयास तो कर ही सकते हो ना। तो वही हमारा काम है, हम वो करेंगे आगे। तो आगे अब एज अ चेयरमैन आप अगले 5 साल में ट्रैवल एजेंट्स को ऑफलाइन मार्केट को कहाँ देख रहे हो? ऑफलाइन मार्केट के ना 2 एस्पेक्ट हैं यहाँ पे, मैं अगर आपको बताऊं तो। एक तरफ तो अगर आप देखोगे सरसरी तौर पे तो सबको लगेगा कि आगे आने वाले 5 साल में ऑफलाइन एजेंट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। मोस्टली सब यही कहते हैं फोरम में, सिचुएशन में। लेकिन मुझे लगता है कि पर्सनल टच तो फिर भी रहेगा ही रहेगा। रोबोट चाहे कितना भी आ जाए, लेकिन घर का पोंछा लगाने के लिए मेरे को घर में एक मेट तो चाहिए ना, काम करने के लिए, है ना। रोटी डाउनलोड नहीं हो सकती गूगल से, सब कुछ तो हो सकता है। तो रोटी बनाने के लिए तो सब कुछ काम करना पड़ेगा ना। तो सेम वे में ट्रैवल एजेंट भी कभी खत्म नहीं होगा। बट है, इनको अपने आप को, इनका नजरिया इनको चेंज करना पड़ेगा, अपना वर्किंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। नॉट ए ट्रैवल एजेंट, दे शुड वर्क लाइक ए ट्रैवल कंसल्टेंट, एडवाइजर, गाइड। उस तरह से उनको काम करना पड़ेगा। तो खत्म तो नहीं होगा, लेकिन रिड्यूस जरूर होगा, डे बाय डे कम तो होगा, क्योंकि एआई आ गया, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें आ गई, तो उससे रिड्यूस तो होगा, इनका एक्सपोजर कम होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि एआई ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें कर देती है, बट कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी तो बहुत है। ऑब्वियस है, किसी भी चीज की 2 चीजें होती हैं, 2 धारी तलवार होती है। अगर मैं बात करूं, बिजली वैसे तो घर को रोशन कर देती है, लेकिन किसी के ऊपर गिर जाती है तो उसे मार देती है, राइट। जला देती है। तो वही वाली बात है। अगर एआई आ रहा है, हो सकता है कि बहुत सारी मैन पावर को खत्म कर दे, लेकिन उस एआई को चलाने के लिए भी तो मैन पावर ही है ना। तो वहां पे भी तो यूज हो रही है वो मैन पावर। बैकएंड तो वही कर रहे हैं ना। एआई अपने आप तो बन नहीं रहा कि मैंने अबरा का डबरा गया, छू आ गया, ऐसा नहीं है। उस एआई को बनाने के लिए भी तो पीछे टीम काम कर रही है। तो एआई आपको खतरा थोड़ा जो लग रहा है अभी मार्केट के ऊपर, वो पूरी तरह से ओवरकम नहीं हो पाएगा। देखो, एआई है, वो रोबोट है। अगर वहां पे किसी ने फॉर्मूला फिट कर दिया ना, जैसे मैंने तो सॉफ्टवेयर में रहा हूँ, अगर मैंने बाई मिस्टेक एक फॉर्मूला डाल दिया कि 2+2=5, तो वो एआई और सिस्टम सॉफ्टवेयर उस 2+2 को 4 नहीं कर सकता। उसके लिए मनुष्य ही चाहिए, मैन ही चाहिए।
बट जो अभी एआई की चीजें चल रही हैं, जो उसमें ऑलरेडी डेटा डाला गया है, उसके अलावा अब वो जो खुद सीख रहा है एआई हर चीज, क्योंकि उसके पास हर चीज का जवाब है। मैं ए, खुद भी जितना अभी पिछले, ऑब्वियसली हर बंदा यूज कर रहा है, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। तो आपको नहीं लगता है कि उसके पास इतना इन्फॉर्मेशन है कि वो पूरा डेटा जितना अभी तक गूगल के ऊपर है, वो सारा उसने खुद ही एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर? देखो उसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि गूगल को उसने, ये हो सकता है कि 10 साल बाद गूगल को रिप्लेस कर देगा एआई, हम्म। लेकिन एआई के आने से मैन पावर खत्म नहीं होगी, ट्रैवल एजेंट खत्म नहीं होगा, ये श्योर है। रादर ईज ऑफ डूइंग हो जाएगा हमारे लिए, थोड़ा सा और इजी हो गया है। हम्म। और एआई में अगर आप देखोगे तो इसको मैं दूसरे वे में भी देखता हूँ कि कहते हैं कि टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रोथ। जितने ज्यादा खाना बनाने वाले होंगे उतना खाना खराब बनेगा। जितना ज्यादा एआई में रहोगे आप, एक क्वेश्चन के लिए आपके 50 आंसर आते हैं, तो कंफ्यूज हो जाएगा ना जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरा राइट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है। वो तो एज ए गाइड, एज ए ट्रैवल प्रोफेशनल मैं ही बता सकता हूँ ना। आपने पिक्चर तो डाल दी होटल की, लेकिन वो पिक्चर, वो लिखा होता है ना हमारे बैक व्यू मिरर के ऊपर, इमेजेस इन दी ऑब्जेक्ट आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो सेम वे में जो हमने होटल की पिक्चर डाल दी, वो होटल वैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एआई को थोड़ा ना पता है। क्या पता, वो 2-3 मूवीज भी है ना कि उसको एक पोस्ट कार्ड मिला कि ये प्रॉपर्टी तेरे नाम पे कर दिया, चली जा, और जब वो वहां पहुंचती है तो वो एक खंडर होता है, वो फोटो वो पता नहीं कितने जमाने पहले की थी। एग्जैक्टली अभी ऐसा रिसेंटली एक एग्जांपल आया था, किसी ने एआई के थ्रू अपना होटल बुक किया, रूम बुक किया उसने यूरोप में। जब वो वहां पे गया अपने होटल में, तो पता लगा वो ना कोई होटल था ना बिल्डिंग थी, वो एक कैरावान थी, उस कैरावान में उसको होटल दिया गया। शायद ये न्यूज मैंने भी यस, देखी थी। राइट, राइट, राइट। तो ऐसा होता है एआई से। बंदा ना बंदे दी जात। हाँ। वही वाला काम हो ठंडी गया। सड़क बेड़ा गर्क। वही काम हो गया। सो एज अ लीडरशिप, अब जो अब नई लीडरशिप पे आप आ गए हो, तो इस लीडरशिप में क्या नई चीजें आप लेके आने वाले हैं अपने मेंबर्स के लिए? इसमें हम इस बार ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे एजेंट्स को या हमारे मेंबर्स को जो चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री के, जैसे कुछ जीएसटी को लेके चैलेंज है, टीसीएस को लेके चैलेंज होते हैं, टीडीएस को लेके चैलेंज होते हैं, उन चैलेंजेस के ऊपर कोई सेमिनार्स किए जाएं या कोई वर्कशॉप की जाए, इस ये वाला काम करेंगे। प्लस जो वीज़ा को लेके कुछ चीज़ें आती हैं, वीएफएस का जो इशू होता है उस पर कुछ काम करेंगे, इस तरह की तो चीज़ें। पिछले इतने वर्षों में जीएसटी टीसीएस जब से आया है, तब से बहुत सारी वर्कशॉप्स हुई हैं, उससे कभी कोई बदलाव आया नहीं, उसमें कुछ चेंजेस आए क्या नहीं, होता तो है कि जो जीएसटी की या टीडीसी किसी की भी जो वर्कशॉप होती रहती हैं, एजेंट उस टाइम पे जो मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते हैं वहाँ पे, उनका मोटिव कुछ और ही हो रहा होता है। तो हम चाहेंगे कि इस बार इसको दूसरे वे में स्मॉल बैचेस के अंदर काम किया जाए, कुछ हम्म। ऐसा कुछ प्लान है। नहीं। एंड अपना ट्रैवल एजेंट की जो इंडस्ट्री है, एक कोशिश करेगी कि हमें कोई इंडस्ट्री का स्टेटस मिले, किसी गवर्नमेंट को हम जाके कुछ मेमोरेंडम दें, कुछ करें, उसके ऊपर हम कुछ सोचते हैं। वो तो सर आज तक नहीं मिला ट्रैवल इंडस्ट्री को। हाँ, हमारी लड़ाई यही है। देखो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्टेट ने ट्रैवल एजेंट को एक इंडस्ट्री का धीरे धीरे वहाँ पार्ट पे बना दिया। पार्ट बना दिया है, तो उस पे लगे हैं कि क्या कर सकते हैं। हम्म। तो अभी एज अ चेयरमैन आप कुछ नए मेंबर्स को कुछ ऐसा ऑफर दे रहे हैं जिससे लोग और आकर्षित हो टाफी की तरफ? नहीं, उसमें हम अपनी तरफ से कोई ऑफर दे नहीं सकते इस तरह का। हम्म। टाफी क्योंकि गवर्न करती है एक कर से रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा हेड ऑफिस मुंबई में है, तो वहाँ से जो हमें इंस्ट्रक्शन आती हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि हम फीस कम कर दें या कुछ प्रलोभन दे के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप लें, ऐसा हमारा कोई इरादा और उद्देश्य नहीं है। तो अभी जो मेंबर्स टाफी में है एग्जिस्टिंग, वो किस तरीके के ट्रैवल एजेंट्स है, किस लोगों को आप उसमें मेंबरशिप देते हो? मेजोरिटी जो हमारे पास मेंबर्स हैं वो आईआईटा एजेंट होते हैं, क्योंकि ओके। क्योंकि इसे ट्रैवल एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो हमने आईआईटा एजेंट्स को ध्यान में रख के बनाई गई थी उस टाइम पे, तो जो मैक्सिमम आईआईटा एजेंट हैं, उसके बाद अलाइड मेंबरशिप होते हैं, एक्टिव तरह की मेंबरशिप्स होती हैं। अभी हमने रिसेंटली कुछ टूरिज्म बोर्ड और डीएमसीज को भी ऑनररी मेंबरशिप दी है। रिसेंटली मैं 1 महीना पहले चंडीगढ़ गया था श्रीलंका के रोड शो में, वहाँ पे हम श्रीलंका टूरिज्म को ऑनररी मेंबरशिप दे के आए थे। तो हमारा प्लान है कि जिससे कि टूरिज्म बोर्ड, एयरलाइंस भी आए, तो उससे हमारे मेंबर्स का इंटरेक्शन बढ़ेगा उनके साथ और उनको काम करने में सुविधा होगी। राइट। गुड लक फॉर दैट। थैंक यू। ऑलराइट। तो अच्छा, ये हमें पता चल गया एज अ लीडरशिप आप क्या करने वाले हैं, आपकी जो लीडरशिप आ रही है। रियल दिनेश जी,
अब काम को रखते हैं साइड में। अब मुझे पता है कि आप जब किसी ट्रिप पे होते हो, मैंने खुद ट्रिप आपके साथ ज्वाइन किए हुए हैं, तो वो जो दिनेश जी वहाँ होते हैं, जो हमसे भी एक छोटा बच्चा होता है, वो कैसे कैसे कर लेते हैं आप? देखो, ये हम हमेशा से सुनते हैं कि आपके अंदर का जो बच्चा है वो कभी मरना नहीं चाहिए, वो हमेशा जीवित रहना चाहिए, जिंदा दिल रहना चाहिए। से एज क्या होती है? एज इज अ नंबर। उम्र को साइड में रखो और एंजॉय करो, एंजॉय करते रहो। तो वो अपने अंदर के जो बचपन है उसको कभी मरने मत दो। नई नई चीजें सीखते रहो, नई नई चीजें करते रहो। अभी अगर ट्रिप में आपने तो देखा ही है, बहुत बार देखा है, तो हम तो एंजॉय करते हैं जी बिल्कुल लाइफ को। तो आपके अभी तक इतने सालों में आपका बेस्ट ट्रिप आज तक कौन सा रहा है? ट्रिप तो सारे ही बेस्ट हैं, अब किसको बेस्ट बताऊं? जो आपको बिल्कुल याद रहा हो, बिल्कुल मतलब एकदम सोचते ही सबसे पहले वही आए। भाई वही ट्रिप है जहाँ पे मेरा नाम मौसा जी, मेरा नामकरण हुआ था मौसा जी वहां पे, क्योंकि आरुष भाई थे हमारे, आरुष प्रवीण, और हम बस एंजॉय कर रहे थे वहां पे। बहुत बढ़िया। आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग शायद लेजर के उस लेजर गए टूर थे, में गए थे हम। लेजर वहां के पे उस पे। कुछ बहुत सारे एपिसोड हुए थे। हमारे एक मेंबर थे, वो हाथी की चाल और ये सब करते हुए भाग भी चले गए थे। कुछ लोग तो नदी के बीच में गाड़ी चलाते हुए निकल लिए। गाड़ी ऐसे चलाते हुए रिमेम्बर निकल गए। मैप के ऊपर ऐसे रास्ता वही दिखाता है। राइट। वो रात के अंधेरे में बेचारे नदियों के बीच में कहीं चले गए, क्योंकि एक्चुअली वो रिवर सूखी हुई थी ना उस टाइम जब हम गए। बिल्कुल रास्ता तो वही था, तो वो बेचारे रात में जंगल में कहीं घूम रहे थे। ऐसा ही है, घूमते घूमते कहीं ना कहीं कुछ पहुंच लोग अपनी जाएंगे। मर्सिडीज लेके आए थे जो बाहर खड़ी करके आए फिर, क्योंकि वो वहां आती तो डूब जाती। हमने उनको कहा था कि सबके साथ चलो, मजा सबके साथ आता है। अब बस में चलो ना, एंजॉय करो। गाड़ी तो सबके पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, एक्स वाई जी सबके पास है। लेकिन जब हम एक ग्रुप में जा रहे हैं, एक ट्रिप पे जा रहे हैं, तो जब एक साथ जाएंगे, एक साथ ट्रैवल करेंगे, एक साथ खाएंगे पिएंगे, तो हमारी अच्छी बॉन्डिंग होती है, तभी होती है। सही कह रहे हो। बॉन्डिंग तो हमें दिखाई थी जब तभी हम होती सो है। रहे थे और बाहर से हमें गाने की आवाजें आ रही थी। कौन कौन जरा वो गाने गा रहा था? मैं। सभी थे वहां पे। हाँ उसमें वो। कोई एक हो तो बताऊं? सारा जो वही हमारा ना। ग्रुप है, सारे वही दोस्त, तो सभी मतलब थे। हम सुन रहे, हम तो सो रहे थे और आवाजें किसकी आ रही है? सबसे बड़े वहां गाने गाने वाला इंसान इमरान खान आने वाला है। वो भी अभी बोलेंगे मेरे को याद कर रहे हैं। उनको हम याद करेंगे क्योंकि वो अभी तक आए नहीं है ना। सबसे पहले आवाज उन्हीं की आई थी गाना गाने की। इमरान खान, प्रवीण, आरुष, मैं, और भी बहुत सारे लोग थे वहाँ ट्रिप में। चेतन जी। चेतन, वो चेतन भी एक जी। अलग ही डायलॉग बन गया था। चेतन जी मुगालते में आ गए थे डिम्पल को लेके, तो फिर डिम्पल ने जो मजाक बनाया, चेतन जी। चेतन जी की बीवी के सामने भी ऐसे ही बुला देती हूँ मैं उनको। तो अब तो वो बेचारे हमारे सामने नजर नजर आते नहीं, जब से उनकी शादी हुई है। काफी। मेघना ले गई उनको पकड़ के, और उसको कहीं निकलने नहीं देती। अभी कल ही हम बात कर रहे थे हाँ। मनीष से, तो मनीष बोल रहे थे कि सबको लगता है कि यार तेरी बीवी तुझे कुछ कहती नहीं है। कह उनको प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी बीवी उन्हें कहीं जाने नहीं देती, तो इसलिए हमें बोलते हैं तुम्हारी बीवी तुम्हें कुछ बोलती नहीं है। तो चेतन जी बेचारे गए। चेतन जी अभी अपनी फैमिली के साथ गए हुए थे कहीं, बट उनकी आवाज नहीं निकलती, उनकी आवाज बंद कर दी गई है। चेतन जी अब हम ये काटेंगे नहीं। सही है। नहीं एक्चुअली वो बहुत मजेदार था, वो ट्रिप बहुत मजेदार था। एंड इवन आई स्टिल रिमेम्बर जो हमने जंगल के बीच में हमारे लिए खाना वहां पे लगा था। हाँ, रिवर बेड पे जो हमारा रिवर ब्रेकफास्ट एंड बेड पे। लंच था, दैट वाज ऑसम एक्सपीरियंस। फिर वहां पर हम एक टेम्पल में गए थे देव ऊपर, माता की। बहुत बड़ा टेम्पल था, बहुत ऊंचाई पे जाके था। सीढ़ियाँ चढ़ तो के वहां गए पे थे हम सीढ़ियाँ चढ़ के गए थे, बाकी बहुत सारे लोग तो हाफ हाफ के थक गए थे, और शायद मैं ही था कि बिल्कुल टॉप पे पहुंचा था अकेला। और वहां हम फोटोग्राफी किस किस एंगल से कर रहे थे, देखना पड़ेगा। पीछे वो पेड़ थे ना जो जिनके पत्ते गिर जाते हैं, वो सुंदर लगता है ना, फिर ऐसे हाँ। उनके उसके साथ हम फोटोज खींच रहे थे सूखे हुए टहनियों के साथ। तो अच्छा था वो एक्सपीरियंस, काफी बहुत अच्छा प्यारा था। एक्सपीरियंस था, उसमें लेजर ग्रुप का था। रिवर के बीच में सूखी रिवर। सूखी थी। उनका वो क्रिकेट ग्राउंड भी तो था जिसमें हाँ। पेड़ उस टाइम पे फिलहाल घास उग गया था, बट वो एक्चुअली क्या होता हाँ है, वो टूर्नामेंट सीजनल होती थी। रिवर होती हाँ है। वो सीजन। वैसे उसको नदी बोलते हैं वो, बट जब बहुत तेज बरसात होती है पहाड़ों में, तब वहां पे पानी आता है, उसके बाद तो सूख जाती है। तो इसलिए उसको बोलते हैं रिवर बेड ही बोलते हैं। वहां पे कोई घर नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि पानी कब आ जाए कुछ नहीं पता लगता, कब बादल फटा ऊपर से और नीचे पानी पानी। तो इसलिए वो वहां रहते नहीं है, बात नहीं करते। आपने अभी तक कितने इंटरनेशनल ट्रिप्स किए हैं, उसमें से सबसे बेस्ट लोकेशन आपको कौन सी लगी?
सी इंटरनेशनल ट्रिप की बात करूँ तो ट्रिप तो काफ़ी सारे हो, वैसे याद तो नहीं है कितने हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तो मेरे लिए आज मुझे लगता है कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले कहीं कि किसी और कंट्री में रहने, तो मेरे लिए मेरा फेवरेट प्लेस लंदन है। मैंने वहाँ 2006 से लेके 2012 तक काम किया, जिस कंपनी में मैं काम करता था पहले। तो मैं हर साल वहाँ जाता था, तो मेरा तो एक दूसरा घर ही था वो। तो आज लंदन भी की मुझे लगता सबसे है कि प्यारी बात क्या लगती है आपको? लंदन की सबसे प्यारी बात है कि लोग बहुत अच्छे हैं, फूड बहुत अच्छा है वहाँ पे, एडल्ट्रेशन नहीं है, उस टाइम पे पोल्यूशन भी नहीं होता था कुछ। एंड यू नो मेरा क्या होता था कि अप्रैल या मई में चले जाना और सितंबर में वापस आना, तो पूरी गर्मी बिता के उधर आते थे, जब इधर ठंडा आए थे इधर आके रह गए। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस होता था। सही बात है, लंदन वैसे भी सबको प्यारा ऐसे भी लगता है। सबको प्यारा लगता है। और टैक्स फ्री दूसरी कंट्री है, इट्स अ वेरी गुड कंट्री। हम्म, ऑल दी जितने भी नेशनलिटीज हैं, नेशनल के लोग हैं, हर कंट्री से आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। हम्म, और अगर आप लंदन में जाओगे तो लाइक आप साउथ हॉल जाओगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप लंदन में हो, आपको लगता है आप तिलक नगर में घूम रहे हो दिल्ली के। आप वेम्बली चले जाओगे तो आपको लगेगा कि आप गुजरात में घूम रहे हो। बर्मिंघम चले जाओगे तो आपको लगेगा कि आप ये मिनी बल्ली मारान साइड में आ गए हो इतना। तो हर एक एक अपनी अपनी विशेषता है वहाँ पे। बट फिर भी लंदन एक ऐसी जगह है कि कोई भी रहेगा तो वहाँ पे वो हम्म। फल फूल सकता है, उसको सब कुछ मिलता है। अच्छा दिनेश जी, इतने सालों का आपको एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है जितनी मेरी उम्र है उतना आपको एक्सपीरियंस है, उससे ज़्यादा ही होगा। तो इन बिटवीन बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब मेरे बाद भी अभी 2 पीढ़ियाँ आगे चल गई हैं मुझे लगता है। तो ये जो आपका एक ओल्ड बुक वाला अगर मैं देखूं फेस और आज के जेंजीज का फेस, आपको क्या लगता है जब आप किसी रिक्रूटमेंट कर रहे होते हो या इंटरव्यूज लेते हो या आपके ऑफिस में जो काम कर रहे हैं बच्चे, क्या चेंजेस हैं उनके बीच में और पहले और आज में? हम्म ये बहुत ही एक अच्छा सवाल है, अहम सवाल है। जब हम काम करना शुरू कर रहे थे, या मैं बोलूँ कि मेरे फादर उस टाइम पे जब काम करते थे, तो उनको लगता था कि हमारी ना एक एम्प्लॉयर के लिए एक लॉयल्टी होती थी। उस जमाने में जो मेरे फादर बताते हैं कि एम्प्लॉयर को हमने कभी मुंह से निकाल के कोई जवाब नहीं दिया। इवन अगर उन्होंने कभी उनको पीट भी दिया तो उन्होंने फिर भी रेजिस्ट नहीं किया। उसके बाद हमारी जनरेशन आई जो फिर भी एक लॉयल और फेथफुल थी। हमें लगा कि एक ही कंपनी में काम करो तो आपकी वैल्यू होती है आपकी मार्केट के अंदर, और आप एक्सपीरियंस्ड होते हो, और आप जॉब के लिए सिक्योर हो, सेफ हो। जैसे मैंने आपको अपने बारे में बताऊं कि मैंने 94 से लेके 2012 तक एक ही कंपनी में काम किया, 18 साल। तो आई स्पेंड 18 ईयर विद वन कंपनी, प्रॉपरली लॉयल्टी के साथ काम किया, जैसा उन्होंने कहा वैसे काम किया। 10 से 6 का ऑफिस था तो रात को 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 12 बज गए, कभी सोचा नहीं। अब सिनेरियो चेंज हुआ, हमारी जनरेशन आई। अब क्या होता था कि पहले मैं एक छोटा एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि जब हम अपने घर के लिए कभी लगता था कि घर बाहर से खाना खाना है, तो हमें हमारी मम्मी ढाबे पे भेजती थी कि जा बेटे दाल फ्राई अच्छा तड़का लगवा के लाना, रोटी एकदम सिकी करारी और कड़क होनी चाहिए, सैलेड होना चाहिए। वो हम लेके जाते थे और आते थे। आज मैं अपने बेटे को बोलता हूँ या बेटी को बोलता हूँ, किसी बच्चे को, तो वो कहता है मैं जोमेटो से ऑर्डर करता हूँ। तो एक चेंज आया है उनके लिए और जैसा आपने भी पूछा कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप में क्या फर्क है, और जेनजी और जेनेक्स जो है वो क्या चाहता है। हमने किसी भी सिचुएशन में किसी भी कंडीशन में काम किया, चाहे एयर कंडीशन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिजली चली गई तब भी हम काम कर रहे हैं। आज का जो बच्चा है, जो जेनजी है, उसको एक अलग ही एटमॉस्फेयर चाहिए। एक ऑफिस ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एमएनसी कल्चर आ चुका, उसने वो देख लिया। ऑफिस फर्स्ट क्लास होना चाहिए, कैफेटेरिया होना चाहिए, मेरा जिम होना चाहिए। उसको वो चाहिए, उसको लॉयल्टी की कोई परवाह नहीं है। उसको लगता है आज में जो मेरे को मिल रहा है, व्हाट आई एम गेटिंग ऑन द, व्हाट इज माय बॉटम लाइन, मुझे कितनी सैलरी मिल रही है। आज अगर मेरे को 50,000 सैलरी मिल रही है, मेरे को दूसरा एम्प्लॉयर 70,000 सैलरी दे रहा है, तो वो इमीडिएटली स्विच कर लेगा। वो सोचेगा नहीं कि कंपनी का फ्यूचर क्या है, लॉयल्टी क्या है, क्या नहीं है। तो वो चैलेंज तो है। अब हमारे साथ भी सेम चैलेंज आता है, जब हम आज की डेट में इंटरव्यू लेते हैं तो हमें लगता नहीं कि हमारे साथ कितना काम करेगा, कब जाएगा, और चले भी जाते हैं। तो ये चैलेंज तो आएगा, जनरेशन गैप है, और फैसिलिटीज का गैप है, उनकी डिमांड ज़्यादा है, ये गैप है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुझे लगता है कुछ 100 में से 7-8% ही होंगे जो अभी सोचते होंगे लॉयल्टी या हमें सेम पर्सन के साथ काम करना है। बहुत कम लोग बचे हैं ऐसे। तो ये जो जनरेशन गैप है, इससे बहुत से साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं, इसके ऊपर क्या बोलोगे आप? इसके साइड इफेक्ट यही होंगे कि जो आगे वाली जनरेशन है ना, वो अभी सिर्फ अपना प्रेजेंट का सोच रही है, फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही। तो बेसिकली यूरोपियन कल्चर जिसको बोलते हैं ना, प्लास्टिक कार्ड,
वो वहाँ पे आ चुका है। अगर मैं बोलूँ उस यूथ को कि अगर तेरे को इमरजेंसी में 5 लाख रुपए की जरूरत है ना, तो उसके बाद नहीं होगा। जबकि जो मेरी वाली जनरेशन है, मेरे से थोड़ी सी आगे एक और जनरेशन है, उसके पास इमिडिएटली उसको चाहिए तो उसको 10 लाख भी मिल जाएगा। राइट। तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, उनकी सेविंग्स नहीं होंगी, क्योंकि वो सिर्फ जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो, बस यूज एंड थ्रो, यूज एंड उन थ्रो। इस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। राइट। और मुझे लगता है अगर आप किसी कंपनी में लॉयल्टी के साथ रह रहे हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क योर एम्प्लॉयर। वहाँ पे फिर एक आपका एक रिलेशन बन जाता है, बॉन्डिंग हो जाती है, वो एक दूसरे को समझते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, कुछ है, तो वो आपको आउट ऑफ द जाके हेल्प भी कर देता है। तो ये आज की जो जनरेशन है उसमें नहीं है। दे थिंक कि दे आर सुप्रीम, बस ये मैंने काम किया, काम किसके बाद नहीं करूंगा, 7 बजे के बाद नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। दिनेश जी, अब इतना घूमे, पूरी दुनिया में घूमे, लेकिन हमारा भारत महान, तो भारत का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन आपका कौन सा? देखो, भारत के लिए अगर मैं बात करूं तो भारत तो सच में महान है, वास्तव में महान है, क्योंकि भारत ऋषि मुनियों के तपस्या से बना है, ऐसे नहीं है। और अगर मैं भारत की बात करूं, मैं तो क्योंकि आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली, तो मेरे लिए दिल्ली ही सबसे बेस्ट है, सबसे उत्तम है। अगर मैं कहीं की भी बात कर लूं, दिल्ली सबसे अच्छा है। जन्म स्थान जन्म स्थान उच्च होता है हमेशा। जन्म स्थान उच्च होता है। जन्म स्थान के अलावा मुझे पता है कि मेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे जाना है। सपोज मैं बॉम्बे की बात करूं, मैं बॉम्बे जाता हूँ, मुझे पता है कि मेरे को ट्रैवल करना है, तो देयर इज ओनली वन वे, एक ही रोड है, उसी पे ट्रैवल करना है। दिल्ली सर्कुलर है, कहीं पे भी कभी भी जा सकते हो, मेरे को विद इन 5 मिनट सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो दिल्ली बेस्ट है जी मेरे लिए। मैं तो दिल्ली 6 में पैदा हूँ, दरियागंज में, तो दिल्ली इज बेस्ट। तो दरियागंज की किताबें भी कभी पढ़ी है या नहीं? हाँ, वो बहुत अच्छी है। हम संडे वाले दिन देखते थे कि वहाँ पे पूरा एक बाजार लगता था, पूरी भारत से लोग वहाँ पे किताबें खरीदने आते थे, और जिसको चोर बाजार भी बोलते हैं, तो वो भी वहाँ लगा करता था लाल किले के पीछे। हम भी वहाँ पे गए हैं उस टाइम क्या पे। क्या खरीदा आपने चोर बाजार हाँ, से? वहाँ पे ना अगर आप देखो तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इक्विपमेंट होते, उस टाइम ट्रांजिस्टर चलते थे छोटे छोटे, टॉर्च, जूते, क्योंकि ब्रांडेड जूते और ये सब कंसेप्ट पिछले 20-25 साल में आया, उससे पहले नहीं होते थे। तो हमें लगता था कि वहाँ पे शायद जो सरप्लस का एक्सपोर्ट का माल है वो भी मिल जाता था, तो हम जाते थे। कभी कभी तो सुबह 4 बजे उठ के भी जाते थे वहाँ पे। मार्केट लगती थी। हाँ, तो वो बाजार तो अभी भी लगता है, लेकिन अभी बहुत कम हो गया है उस जमाने में के हिसाब से। चोर बाजारी ज्यादा हो गई है। अभी अगर आप जाओगे तो आपको लैपटॉप भी लेना है, तो आपको एप्पल का लैपटॉप मिलेगा, ऊपर से कवर पूरा एप्पल का होगा, सब कुछ होगा, वो आपको चला के भी दिखा देगा। जब आप घर पहुंचोगे तो बंद हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। पता लगा कि एप्पल के अंदर ना उसने एचपी फिट किया हुआ है। हाँ, ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है। थोड़े दिनों में बस वो इंसान ही रह गया जो असली आ रहा है, अभी वो भी नकली हो जाएगा थोड़े दिन। इंसान भी असली कहाँ मिलते हैं, नकली वो पहले वाले कहाँ मिलते हैं इंसान। थोड़ी कि देर बोल दिया तो बोल दिया, बस एक बार जो कह दिया वो कह दिया, जुबान अब नहीं है, नहीं, अब कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है। अब तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू नहीं है, जुबान तो बहुत बड़ी बात है। सही बात है। अगर मैंने लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, मैं उधार देता हूँ जिसको, लीगल कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी पैसे नहीं मिलते। अब तो पहले तो जुबान पे हो जाते थे, जुबान पे रिश्ते हो जाते थे, सही बात कि हमारे माता पिता ने हमारा रिश्ता जुबान पे ही कर दिया कि भाई हमने 1 रुपया ले लिया, लड़के का रिश्ता हो गया, लड़की का रिश्ता हो गया। अब सही कौन बात। जुबान पे बात कर रहा है? हमने 1 रुपए पे लड़का रोक दिया है। वो जमाना और था। छज्जे वाली आंटीज भी होगी। आपकी शादी कैसे हुई थी ये बताओ? हाँ, मेरी शादी कैसे हुई थी? मेरी शादी भी ऐसे हुई थी। एक हमारे रिश्ते में जीजा जी लगते थे, वो आए घर पे, उन्होंने कहा यार उसकी शादी करनी है, एक लड़की है। उन्होंने बताया, हम घर वाले सब इकट्ठे हुए, उनके घर गए, ओ बस शादी तय हो गई। तो मौसी को फोटो से देखा या सामने से सामने से देखा? देखा। ऐसे ऐसे वो पहले नहीं, वो ऐसे ना नहीं, खिड़कियां होती नहीं, थी। जब मेरी शादी थी 95 में, तब तक काफी चेंज आ चुका था। तब तक लड़का लड़की एक दूसरे को देखने लग चुके थे, देखने लग चुके। तो हम देख रहे, सामने से फिर देखे वो थे। मौसी जी चाय लेके आई थी आपके लिए? चाय लेके आई थी कांपते हाथों से। फिर सही है। मूवी वाला सीन था ना, ऐसे वो आई चल वो के। ऐसा ही होता था, अभी भी यही होता है। अच्छा, अब तो खैर सब बाहर बहुत मिलने लगे, चेंज हो गया, तो बाहर ही मिलते हैं। बाहर मिलने लगे। मैं तो अब तो बाहर ही जमाना ये आ गया ना कि अब कि लड़के ने लड़की पसंद कर ली, लड़की ने लड़का पसंद कर लिया, कोई भी अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं। और जो फ्यूचर में क्या आने वाला है वो आपको, कि वो आएंगे, बेटा घर जाएगा, मम्मी मीट माई वाइफ, ये मेरे से शादी कर ली है इससे, तो ऐसी वो बेटी सर जाएगी। शुगर करो शादी होगी,
जो वो भी हिसाब लग रहे हैं उसमें वो होगी भी नहीं। देखो, अभी भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे हैं जो बच्चे शादी ही नहीं करना चाहते, लिव इन्स में रह रहे हैं। वो एक हम अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। वही भी बोल रही हूँ, शुक्र करो तो कि वो थोड़ा सा होगी, ना वो ये लाइन तो रिवर्सल मेरी। ट्रेंड हो रहा है अगर मैं देखूं तो। लाइक हिंदुस्तान में लोग नॉन वेज और लिव इन और ये मॉडर्नाइजेशन पे जा रहे हैं, वहीं पे यूरोपियन और वो यूएस का इंडिया जो का कल्चर कल्चर है ले रहे हैं, वो हमारे कल्चर को अडॉप्ट अडॉप्ट कर कर रहे रहे हैं। हैं, ट्रू सो दैट। बेसिकली इट्स ए विशियस सर्कल। कभी एक पहिया ऊपर जाता है तो फिर वो नीचे आता है। तो अभी हम थोड़ा सा इस खुलेपन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको हम अपना रहे हैं, जो कि हमारे लिए और हमारे समाज के लिए एक गलत दिशा में जा रहा है। हानिकारक तत्व है, और मुझे लगता है कि ये सर्कल जो घूम रहा है अभी फिलहाल, सबको ऐसा लग रहा है हम लोग कूल बन रहे हैं, या शो ऑफ की जो दुनिया अभी आ रही वो है हम ना। एक ना फर्जी जिंदगी जी रहे हैं, फर्जी, सही कह रहे हो। जिसमें ऊपर हम कुछ नहीं है। कि बस वो वाली बात है ना कि यार शोषा। शोषा की जिंदगी है। मैं जाता हूँ जैसे कभी मतलब मेरे को ये नहीं कहना चाहिए कि पंजाब या हरियाणा राजस्थान कहीं पे भी जाओ, तो मोस्टली मैंने पंजाब में तो देखा ही है ये, कि वो गाड़ी बिल्कुल सॉलिड है, और आप गैस चले गए तो दारू भी चली है, चिकन चाहिए, मुर्गा चाहिए, पल्ले कुछ है या नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, नॉट ओनली मतलब पंजाब, हिंदुस्तान में या कहीं पे भी देख लो। तो शोषा की बहुत सारे जिंदगी लोग है। हैं ऐसे, एक्चुअली ये क्या है शो ना, ऑफ की लाइफ में जी रहे हैं वो। जो हमारी सोसाइटी इस टाइम हो चुकी है, सबको लगता है कि हमें उस लेवल पे अपने आप को दिखाना है। तो इस दिखाने के चक्कर में, क्योंकि उनका उठना बैठना ऐसे लोगों के बीच में है कि उन्होंने पैसा कमा के अपनी लाइफ को अपग्रेड कर लिया, हम पैसा कमा नहीं पाए और अपने दिखाने के चक्कर में हम कर्ज में डूबे जा रहे हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। हाँ। बहुत सारा ऐसा यूथ है जो 25-30 हजार की नौकरी कर रहा है, हाँ लेकिन क्या उसको है। अमीर दिखना है। अमीर दिखने के लिए वो क्या करता है, वो ईएमआई पे एप्पल का फोन खरीदता है, ठीक, और मेट्रो में और बस में सफर करता है। जैसे उसकी 3 साल की किस्तें पूरी होती है, नया मॉडल आता है, फिर उसको देता है, फिर नया मॉडल, वो उस लूप से बाहर ही नहीं आ पा रहा। हाँ। तो उस लूप में फंसा हुआ है वो, शो ऑफ के लिए। ट्रू, ट्रू। तो अब हम आते हैं रैपिड फायर पे। तो इसमें आपको जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट जवाब देना है। योर फेवरेट डेस्टिनेशन। एज यूजुअल दिल्ली। दिल्ली है मेरी जान। ये दिल्ली है मेरी। एयरलाइन यू ट्रस्ट द मोस्ट। इसमें अगर मैं बात करूं तो सभी हैं, बट मोस्ट ट्रस्टेड एयरलाइन में अगर मैं जाता हूं तो सिंगापुर एयरलाइंस मोस्ट ट्रस्टेड एयरलाइन। गॉट इट। योर मोस्ट मेमोरेबल फैम ट्रिप। जंगल ट्रिप। जंगल में होंगे, बस ये मत कर देना। वन इंडस्ट्री बज़वर्ड यू आर टायर्ड ऑफ हेयरिंग। ऐसी कौन सी चीज है जो इंडस्ट्री में सुन सुन के आप पक चुके हो? एक ऐसी लाइन। एक ऐसी लाइन इंडस्ट्री में सुन सुन के पक चुके हैं, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 5 साल में ट्रैवल एजेंट खत्म हो जाएंगे, जो कभी खत्म नहीं होंगे। एक ऐसी बात जो अब आप फ्यूचर में अपने मेंबर्स को, या जो यूथ आना चाह रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी यूथ में अब पैसा जो है वो नहीं दिख रहा है किसी को, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एयरलाइंस पे कमीशंस नहीं है। यूथ को लगता है कि पैसा नहीं है, तो इसलिए आधे लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं वो देखते हैं हमारी इंडस्ट्री का शोशा, कि हमारी इंडस्ट्री एक्चुअली बॉलीवुड को टक्कर देती है ग्लैमर के पार्ट से देखा जाए तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए, और जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं उनके लिए, जो आगे कैसे फोकस्ड रहे, वो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं जो पुराने मेंबर्स हैं या जो पुराने ट्रैवल एजेंट हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि डे बाय डे जो हमारा एक टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। हम उस सिस्टम से बाहर निकलें कि हम पेपर टिकट बनाते हैं, क्योंकि टेक टेक का युग है। तो अपने आप को, अपने सिस्टम को टेक्नोलॉजी में लेके जाएं, उसको यूज़ करें, और आप सर्वाइव करते रहोगे। अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें, क्योंकि क्या होता है, कस्टमर हमारे पास आने से पहले अपने डेस्टिनेशन की पूरी रिसर्च करके आता है। तो आपकी रिसर्च उससे भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप उसको समझा पाओगे, कन्विंस कर पाओगे। नंबर 1। नंबर 2, जो यूथ जो अब हमारी इस इंडस्ट्री में नहीं आ रहा, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप इस इंडस्ट्री में आओ, नए नए इनोवेटिव आइडिया लेके आओ और टेक्नोलॉजी को यूज़ करो। ग्लैमर है, पैसा है, और सबसे बड़ी बात है कि आप ना, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पे आप लर्निंग, अर्निंग एंड ट्रैवलिंग तीनों एक साथ कर सकते हो। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो 5 स्टार में, इवनिंग में भी आप डिनर कर रहे हो, वहाँ पे कॉकटेल डिनर कर रहे हो, आप आज यहाँ हो कल वहाँ हो। एयरलाइन, डीएमसीज
फैम टूर्स ऑर्गेनाइज करती हैं। अगर जिस फैम टूर को ऑर्गेनाइज करने के लिए या उस पर घूमने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वो वहाँ बहुत कम पैसों में हो जाता है। तो इससे आपकी दोनों ही चीज़ें पूरी हो सकती हैं। तो मैं यूथ से कहूँगा, यूथ आए, नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के ट्रैवल इंडस्ट्री में आए। ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है अभी। आपको एज ए ट्रैवल एडवाइजर, ट्रैवल गाइड, ट्रैवल काउंसलर काम करना है। ट्रू। सर लास्ट में आपकी इस बात से एक मुझे चीज़ याद आई, जैसे अभी आपने बोला कि बहुत सी नॉलेज सेशंस भी होते हैं हमारे यहाँ, लोगों को अपनी नॉलेज अपग्रेड करने चाहिए फॉर द डेस्टिनेशंस। आपको नहीं लगता कि जो हमारी टूरिज्म बोर्ड्स हैं, इंटरनेशनल हो या एयरलाइंस हो, मतलब डीएमसीज व्हाटएवर जो भी हम यूज़ करें, वो लोग जब अपनी वर्कशॉप्स करते हैं वो जस्टिफाई नहीं करते जो लोग वहाँ जाते हैं? वो जाते हैं, आपस में मिलते हैं, बातें करते ये हैं। सवाल ना थोड़ा दो धारी तलवार वाला सवाल है। मुझे और मैं इसमें हाँ करूंगा तो भी प्रॉब्लम है, ना करूंगा तो भी प्रॉब्लम है। लेकिन एक्चुअली ये सवाल मैं खुद बीइंग अ मीडिया, जब मेरे कोई प्लेटफॉर्म पे जो मेरे पार्टनर्स हैं होटेलियर्स, जब वो मुझे बोलते हैं कि डिम्पल फैम करा दे एजेंट्स को प्रॉपर्टी में ले आ, तो मेरा पहला आंसर होता है पैसे ज्यादा आ रहे हैं। मैं ये बोलती हूँ दारू पिलानी है, फ्री में सबको पिलाना है, सबको बुलाओ, क्योंकि वो जस्टिफाई, मैं मुझे लगता है कि मैं वहां पे एजेंट्स को ले जाऊं, बट मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि वो फ्रूटफुल नहीं होगा। यस, उसमें मैं ये बोलती हूँ कि वी कैन टेक सम 20-30 पीपल जो फेसबुकिए हैं, जिनसे कम से कम हमें एक अपीयरेंस मिल जाए मार्केट में। लुक, मेरे को तो प्रॉफिट चाहिए, मेरे को अपनी राइट, मार्केटिंग करनी है, ट्रू। तो कम से कम बिजनेस ना आए, कम से कम हम दिख जाएं, तो शायद उनके रेफरेंस से ही हमें कुछ बिजनेस आ जाए, या तो तुम उन्हें बुला लो। लेकिन तुम ये बोलो कि फ्रूटफुल एजेंट्स ले आओ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पे। तो सेम चीज मैं आपसे, मैं अपनी पहले बजा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैंने आपसे पूछती हूँ, बीइंग अ चेयरमैन, आप एक ऐसी सीट पे हो कि इसका आंसर अगर आप दोगे तो शायद उनको भी समझ में आए चीजें कि क्या वो जस्टिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि एक बंदा उस चीज पे इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, चाहे वो कोई थर्ड कंपनी, बट पैसा तो लग रहा है। हर एक इवनिंग जो उनके लिए की जा रही है उसमें पैसा तो किसी ना किसी का लग रहा है, तो क्या हम उसे जस्टिफाई कर पा रहे हैं? यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा इस सवाल के जवाब में, कि मेरी जो मेंबर्स हैं या एजेंट्स हैं, जो भी ट्रैवल कंसल्स हैं, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई भी डीएमसी, कोई एयरलाइन या कोई होटल आपको वर्कशॉप के लिए, नॉलेज सेशन के लिए बुलाता है, तो आपको उनके साथ पूरा जस्टिफाई करना चाहिए, उस पर्पस को सॉल्व करना चाहिए, आपको जाना चाहिए, पूरा डिलीजेंटली उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तभी तो आप प्रमोट कर पाओगे। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे ना हमारा थोड़ा सा ध्येय ऐसा होता है कि हम उसको उस मोड में नहीं जाते, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं कि चलो इसने बुलाया, मैं चला गया, मैंने लंच कर लिया, डिनर कर लिया, शराब पी ली। उस सिनेरियो से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। राइट। अपने आप को भी अगर हमें अपस्किल करना है ना, तो हमें लर्निंग करनी पड़ेगी, है ना। तो पेंसिल तो छीलनी पड़ेगी, तभी हम अच्छा लिख पाएंगे। अगर पेंसिल की नोक ही नहीं बनेगी तो फिर क्या लिखोगे? जब तक घिसोगे नहीं, तो वो रगड़ाई तो करनी पड़ेगी राइट, तो आपको, करनी है ना, ग्राइंडिंग तो करनी पड़ेगी। ये है। सच बात है। तो ये लास्ट में जो ये प्रश्न था मेरा, थोड़ा सा चुभेगा लोगों को, बट ये बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने आज ये क्वेश्चन एक ऐसे इंसान से पूछा है जो इसको जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसी सीट पर बैठे हैं। मेरा जो उत्तर है शायद सबको वो भी चुभेगा। अगर किसी को भी मेरे इस उत्तर से ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए एडवांस में ही पहले ही बोलता हूँ, माफी मांगता हूँ। लेकिन मेरा पर्पस ये है कि कोई अगर हमारे पर पैसा खर्च कर रहा है, अगर मेरी कॉकटेल डिनर के लिए कोई 3,000-4,000 रुपए खर्च कर रहा है, 50-100 लोगों को बुला रहा है, तो ही इज स्पेंडिंग हिज मनी, वो हार्ड अर्न मनी है, एटलीस्ट उसकी तो हमें इज्जत करनी चाहिए। तो वो बस मेरा कहना यही था उसमें, उसको प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, अन्यथा ना लें कोई भी इस चीज हमने को। किसी से कोई दुश्मनी हाँ, नहीं निकाली है। हाँ, मैं तो अपने अवार्ड्स भी करती हूँ, तो देखो दर्द होता है, हम ऑब्वियसली उसको पैसा खर्च होता जस्टिफाई है नहीं किसी कर का भी, तो पाते। पैसा खर्च होगा तो पैसा है ना, मेरा है, आपका है, किसी का भी है, मेहनत से कमाया जाता है। मैं क्योंकि कंसोलिडेशन के बिजनेस में एयर टिकट का मैं काम करता हूँ, मेरे साथ एजेंट्स काम करते हैं, तो समटाइम्स हम 10-10 रुपए के लिए फाइट करते हैं। आप सोचो अगर 3,000 रुपए इकट्ठे करने हैं 10-10 रुपए के लिए, मेरे को 300 टिकटें बेचनी पड़ेंगी, तब जाके मैं 3,000 रुपए कमा पाऊंगा। और वो पैसा मेरा ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, तो दर्द तो होता है। ये तो वही बात हो गई, जैसे अगर आप जाते हो लड़की की शादी में, उस बाप से पूछो जिसने पैसा खर्च किया है। हम जाके बोलते थे दाल में नमक कम था, मेरे को पनीर नहीं मिला, भाई मैं खाने नहीं गया, आप उसकी पूरी जीवन भर की पूंजी लग गई उस बाप की वहां पे, और हमें मजा नहीं आया। सही बात है। यही ये चंद लोग जो होते हैं ना, सो कॉल्ड समाज के लोग,
ऑलराइट, तो आज हमारे साथ थे चैप्टर चेयरमैन टाफी दिनेश जी। थैंक यू सो मच आपके कीमती समय के लिए। Thank you, Dimple. Thanks a lot for giving your time and all the best. इट्स माय Thank you very प्लेजर, थैंक यू much. सो मच। एंड सर, थोड़ी सी दया करवाओ, लोगों को बोलो सब्सक्राइब करना है और देखना भी है, ये आज आप बोलोगे। हाँ, तो मैं सभी व्यूअर्स से, मेंबर से, ट्रैवल एजेंट जितने भी हैं मेरे भाई लोग, उन सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एपिसोड है इस पे बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ 5 मिनट में एपिसोड बनाया और डाल दिया। पूरा इसके ऊपर ग्राउंड वर्क होता है, मेहनत लगती है, शूट होता है, एडिट होता है, काम किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। तो इसको प्लीज़ देखें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवरशिप लाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।